थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें रक्षा बजट के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, साथ ही डीप टेक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इससे भारत को क्या फायदा होगा और विश्व के देशों भारत के साथ रक्षा और डीप टेक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत के साथ बिजनेस करेंगे या नहीं, हम आपको इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता है, साथ ही साथ शेयर भी करेगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भारत देश की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ। 8 फरवरी 2024 के दिन अंतरिम बजट पेश हुआ, जिसमें निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं जा रहा है। पिछले साल देश का रक्षा बजट 6.02 लाख करोड़ रुपए था, जो इस बार थोड़ा बढ़ाकर 6.20 लाख करोड़ कर दिया गया है। साथ ही डीप टेक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कही गई। इससे देश की ताकत कितनी बढ़ेगी? अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस पर कहा कि हम नई डीप टेक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि ये डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है? डीप टेक टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एरोस्पेस जैसे उद्योग। यानी देश के रक्षा के मामले में अब निजी कंपनियों को ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजी देश में निजी कंपनियों के पास है। ये सभी चीजें असल में वैज्ञानिक प्रगति की ओर लेकर जाने वाली है। यानी विज्ञान को रक्षा के साथ जोड़कर देश को ज्यादा ताकतवर बनाने का प्लान है। साथ ही आत्मनिर्भरता की बात कही गई, यानी केंद्र सरकार चाहती है कि देश की सुरक्षा में लगने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी, यंत्र सभी कुछ देश में ही बने। कम से कम आयात करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाए। पिछले साल ही देश का रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अब ऐसे में बजट में की गई यह घोषणा बड़े मायने रखती है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग 2024 में भारत को चौथा स्थान मिला है, यानी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री भारत के पास है। भारत इंग्लैंड और जापान जैसे विकसित देशों से भी इस मामले में आगे हैं, लेकिन चीन से पीछे हैं। चीन तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। पिछले 10 वर्षों में भारत रक्षा मामलों में अपनी धाक जमा चुका है। भारत के पास 51.37 लाख जवान हैं। सीतारमण ने रक्षा के लिए बजट की घोषणा तो कर दी। डिटेल जानकारी सरकार बनने के बाद पेश किए जाने वाले बजट में आएगी। साल 2023-24 का रक्षा बजट 6.02 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा था। इस बार यह बढ़कर 6.20 लाख करोड़ हो गया है, यानी 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। पर कहां लगाए जाएंगे इतने सारे पैसे? भारत के पास कुल 2210 एयरक्राफ्ट्स हैं, 4614 टैंक्स और नौसेना के पास 295 जहाजों की फ्लीट है। इस बार का फोकस डिजिटल, आधुनिक और स्वदेशीकरण पर है। जो बढ़ोतरी हुई है वह सेना को लेकर किए गए कई डील्स, रिसोर्स एलोकेशन और आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। रक्षा बजट में पिछली बार की तुलना में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि तनख्वाह भी बढ़ानी है, पेंशन है, रणनीतिक जरूरतें हैं, लगातार सेनाओं को अपग्रेड करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे लगाने हैं। इसके अलावा देसी और विदेशी रक्षा उद्योग के साथ नए समझौते करने हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक कुल राजस्व व्यय 39,300 करोड़ रुपये आंका गया है, जिनमें रक्षा पेंशन के लिए 41,205 करोड़ रुपये, रक्षा सेवाओं के लिए 82,772 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय नागरिक के लिए 15,322 करोड़ रुपये शामिल हैं। वहीं रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय में विमान और एरो इंजन के लिए 40,777 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य साजो सामान के लिए 62,343 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही नौसेना बेड़े के लिए 23,800 करोड़ रुपये और नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं के लिए 6,830 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने रक्षा और डीप टेक टेक्नोलॉजी के बारे में तो जान लिया, तो अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर यह है कि भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत के टाटा समूह और फ्रांस के एयरबस ने महत्वपूर्ण स्वदेशी और स्थानीयकरण घटक के साथ नागरिक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश सचिव क्वात्रा ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच
वार्ता के प्रमुख परिणामों की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि भारत और फ्रांस ने एक रक्षा औद्योगिक साझेदारी रोड मैप तैयार किया है। यह प्रमुख सैन्य हार्डवेयर और प्लेटफॉर्मों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए प्रदान करेगा और अंतरिक्ष, भूमि युद्ध, साइबर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। और आगे कहा है कि भारत और फ्रांस की किन मामलों पर सहमति बनी है। उनमें पहला भारत फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, दूसरा डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप पर समझौता, तीसरा उपग्रह प्रक्षेपण के संबंध में स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस और महत्वपूर्ण स्वदेशी और स्थानीयकरण घटक के साथ HA-25 हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टरों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2026 तक भारत फ्रांस इसको एक नवाचार के रूप में मनाएगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरबस के ग्लोबल CEO गुलाम फौरी से मुलाकात की और विमान के विनिर्माण तथा डिजाइनिंग के लिए सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। भारत एयरबस के लिए प्रमुख बाजारों में से एक है। कंपनी को पिछले साल इंडिगो और एयर इंडिया से 700 से अधिक विमानों के ऑर्डर मिला थे। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बेड़े में केवल एयरबस विमान है। सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि उन्होंने आज एयरबस के वैश्विक CEO गुलाम फौरी से मुलाकात की और विमान विनिर्माण और डिजाइनिंग के लिए सहयोग के आगे के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और मेक इन इंडिया पर ध्यान देने के साथ देश में वैश्विक विमान विनिर्माण केंद्र बनने की काफी संभावनाएं हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। तीसरी बड़ी खबर जापान से जुड़ी हुई है। जापान ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि उनके जो मून मिशन को रिसेंटली सफलता मिली है, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान भारत का है। भारत का योगदान भी कुछ ऐसे कि 2019 में जो भारत की इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि लैंडिंग से बिल्कुल कुछ ही सेकंड पहले कनेक्शन टूट गया था और सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग हुई थी और जिसे एक फेल प्रोजेक्ट कहा गया, उस प्रोजेक्ट ने ही जापानीज JAXA के इस स्लिम लैंडर को लैंड करने में सबसे बड़ी मदद करवाई थी। इसका नतीजा देखने के लिए यह मिला है कि आज जापान दुनिया का 5वां देश बना है जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, उसने हार्ड लैंडिंग की थी। इस वजह से वह तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो चंद्रयान 2 के साथ में ऑर्बिटर गया था, वह ऑर्बिटर सक्सेसफुली न केवल लॉन्च हुआ बल्कि वह आज तक कार्यरत है और उसका इस्तेमाल भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देश भी कर रहे हैं, जिसमें एक नाम जापान का भी आता है। जापान ने खुद इस बात को स्वीकारा है और इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रमा की फोटोग्राफी को भारतीय स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 ने रिकॉर्ड किया है। इसके अतिरिक्त जापान के ही स्लिम लैंडर के नेविगेशन कैमरा के जरिए भी कई सारी चंद्रमा की तस्वीरें ली गई हैं। इन दोनों की मदद से ही 50 मीटर की ऊंचाई पर H2, जो कि स्लिम लैंडर की दूसरी उड़ान थी, उस दौरान तस्वीरें ली गई। दोस्तों, अंतरिम बजट पेश हुआ जिसमें निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए घोषणा की है और इसका फायदा भारत को मिलने वाला है। साथ ही जापान जैसे देश भी भारत की मदद ले रहा है। इससे यह तय हो गया है कि भारत दिन प्रतिदिन ताकतवर बनता जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।